नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पूरे देश में हर चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। क्या लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव होंगे? पिछले 10 साल में देश कितना बदला, राजनीति का तौर तरीका कितना बदला, किस सीट से कौन होगा उम्मीदवार, हॉट सीट पर कांटे का मुकाबला होगा या जीत हार का अंतर बड़ा रहेगा? क्या जाति आधारित वोटों की गोलबंदी का दौर खत्म हो चुका है? क्या राजनीतिक दलों ने चुनाव में हर तरह के वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है? 31 जनवरी 2024 तक भारत में 96.8 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 47.1% करोड़ महिलाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने खुलकर अपनी राजनीतिक पसंद नापसंद का इजहार करना शुरू किया है। सियासी दल भी महिलाओं को एक बहुत मजबूत वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। आज महिला वोटर देश की राजनीति के सेंटर स्टेज में आ चुकी हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि मौजूदा राजनीति किस तरह से महिलाओं को एक बड़ी वोट शक्ति के रूप में देख रही है, कैसे महिलाएं स्वतंत्र रूप से फैसला लेकर भारतीय लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की कहानियां तैयार करने में अहम किरदार निभा रही हैं, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां महिला वोटरों को साधने के लिए नए नए दांव आजमा रही हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की जीत में महिला वोटरों ने किस तरह की भूमिका निभाई? संसद और विधानसभाओं में वो दिन कब आएगा जब पुरुष महिला संख्या में बराबर दिखेंगे? कोई भी सामान्य महिला सशक्त कैसे बनती है? जब 2024 में महिलाएं वोट डालने जाएंगी तो उनकी सोच क्या होगी, उनके मुद्दे क्या होंगे? ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो महिला वोट की माया में। – 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 224 सीटों पर 50% से अधिक वोट मिले। इस बार बीजेपी का टारगेट 370 प्लस का है। ऐसे में बीजेपी रणनीतिकारों की कोशिश होगी 300 प्लस सीटों पर 50% से अधिक वोट हासिल करना। बीजेपी के टॉप लीडर्स की सोच है कि अगर आधी आबादी का पूरा साथ मिला तो जीत के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होना बड़ी बात नहीं है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 23 करोड़ से थोड़ा कम वोट मिला था। इस बार महिला वोटरों की तादाद ही 47 करोड़ से अधिक है। मतलब देश में सत्ता की असली चाबी महिला वोटरों के हाथ में है। यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से महिला वोटरों को साधने में लगी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस योजना का फायदा दिल्ली के करीब 50 लाख महिलाओं को मिलने का अनुमान है। इसी तरह हिमाचल की सुक्खू सरकार ने भी प्रदेश की 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का फैसला किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर टिका है, जिसमें एक है नारी शक्ति। आखिर देश की सभी बड़ी सियासी पार्टियों को महिला वोटरों को खुश करने में अपना कल्याण क्यों दिख रहा है? छत्तीसगढ़ की महिलाओं से किया एक बड़ा वादा बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने पूरा किया और महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी हो गई। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को साल में 12,000 रुपए मिलेंगे, यानी महीने का 1,000 रुपए मिलना है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश के 70 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा मिलना तय है। इस योजना की पहली किस्त खाते में आने के साथ मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त
जारी की गई है और मैं हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा। इसी हफ्ते मोदी सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता करने का फैसला लिया। बताया गया कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। अगर आंकड़ों की भाषा में देखें तो देश भर में 32.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं। मतलब मोदी सरकार ने रसोई गैस को 100 रुपए सस्ता कर देश के 32 करोड़ किचन से कनेक्शन जोड़ लिया। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। इसी तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना है। इस योजना को लेकर दिल्ली में एक टाउन हॉल का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल ने महिलाओं से पूछा कि वो 1000 रुपए का क्या करेंगी। तो महिलाओं का जवाब भी जानना और समझना जरूरी है। पति जो होता है वो क्या करता है कि कितने पैसे खर्च कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो मर जाती हैं कि गोलगप्पे खाने हैं या पिज्जा खाना है, तो कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे हम। तो अब हम हक से बोलेंगे, ये हमारे भाई ने हमें पैसे दिए, हमारी मर्जी, हम कहीं भी खर्च करेंगे। 1000 रुपए से मैं हर महीने नया सूट सिलवाऊंगी अपने लिए, बढ़िया डिजाइन का, बढ़िया, और पहनूंगी उसको। 1000 रुपए मिलेंगे तो मैं अपना किराया करूंगी मेट्रो का, किताबें। कोई भी सरकार मुफ्त की योजनाओं के बदले क्या चाहती है, महिला वोटरों से सत्ताधारी पार्टियों को क्या उम्मीद है, इसका संकेत भी टाउन हॉल में ही मिल गया। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी, तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो, सर की कसम है मेरे, पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को। और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत नियमित आय नहीं हासिल करने वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। जो हमारी बेटियां 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है और उनके जीवन भर तक, जब तक वो इस संसार में रहेंगी, 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। महिलाओं को हर महीने कैश मदद देने वाली कई योजनाएं देश के अलग अलग राज्यों में चल रही हैं। चुनावी मौसम में सियासी दल महिलाओं का वोट अपने खाते में ट्रांसफर कराने के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने वादे करते हैं। ये कुछ स्कीम वगैरह जब अनाउंस करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स, महिलाओं को लुभाने के लिए कुछ न कुछ स्कीम जब सरकार अनाउंस करती है तो उससे कुछ इम्पैक्ट तो होता है। अभी जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको महिलाओं के वोट की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार पिछले टाइम आया था, बच्चों को साइकिल देके, गर्ल्स स्टूडेंट्स को साइकिल देके उनका इतना बड़ा वृद्धि हो गया। तो और जगह में, तमिलनाडु में, नहीं तो आंध्र प्रदेश में, नहीं तो और कहीं भी हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज उनको जो चाहिए, घर के सामान है, मिक्सी है, ग्राइंडर है और दूसरा कुछ है, ये सब दे
और गैस सिलेंडर है वो सबसे ज़्यादा है वो, तो ये सब दे के उनको खुश करते हुए उनका वोट भी लेना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर कहते हैं। चुनाव दर चुनाव बीजेपी की मजबूती में महिला वोटर्स की भूमिका का जिक्र अक्सर पीएम मोदी करते रहते हैं। वो हमेशा महिलाओं को एहसास दिलाते रहते हैं कि उनकी सरकार आधी आबादी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस भी महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए हर दांव पेच आजमा रही है, लुभावने वादों की झड़ी लगा रही है। क्षेत्रीय पार्टियां भी इस रेस में पीछे नहीं हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और आज की तारीख में महिलाएं वोटिंग पैटर्न को भी प्रभावित करने लगी हैं। वो न सिर्फ अपना वोट डाल रही हैं, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों के वोटिंग बिहेवियर यानी मतदान की आदतों को भी प्रभावित करने लगी हैं। अगर किसी राजनीतिक दल को महिला वोटरों में से आधा का भी साथ मिल जाए तो सत्ता की राह आसान हो जाएगी। महिलाएं तेजी से देश की राजनीतिक धारा बदल रही हैं और खुद की जिंदगी भी। पर मिडिल क्लास की महिलाओं और बेटियों की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत सही मायने में कब और कैसे हुई? उनकी सोच को नया आकार मिलना कब शुरू हुआ? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? बतौर पत्रकार जब भी मैं इस सवाल पर मंथन करती हूँ, लोअर मिडिल क्लास परिवार से ऊंचे ख्वाब लिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में संघर्ष करने वाली लड़कियों से पूछती हूँ तो जवाब मिलता है कि टेलीविजन ने उनके मम्मी पापा की सोच में बदलाव लाया। टीवी चैनलों पर प्रसारित न्यूज़ और दूसरे कार्यक्रमों की वजह से उनके मम्मी पापा ने उन्हें बाहर भेजकर पढ़ाया लिखाया और अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी दी। ये इंडियन डेमोक्रेसी के भीतर एक नया क्लास है जो शिक्षित है, जो रोजमर्रा की चुनौतियों और बेहतर कल की उम्मीद से देश काल और राजनीति पर खुलकर चर्चा करता है, जो बहुत सोच समझकर वोट की ताकत का इस्तेमाल करता है, वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर बिना किसी पारिवारिक दबाव या प्रभाव के। महिला वोटरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की राजनीतिक पसंद या नापसंद क्या है, वो किस आधार पर अपने जन प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। हाल में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को माना गया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने महिला वोटरों को साधने की बहुत कोशिश की, लेकिन सत्ता से चूक गई। पिछले कुछ वर्षों से देश की ज्यादातर राजनीतिक दल महिलाओं को बहुत मजबूत और टिकाऊ वोट बैंक के तौर पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अच्छी तरह जानते हैं कि सूबे में बीजेपी के प्रचंड जीत के पीछे महिला वोटरों का कितना बड़ा योगदान है। सीएम रहते शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के जरिए एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे बीजेपी से प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं का सीधे कनेक्शन जुड़ गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के खाते में हर महीने रुपए पहुंचने लगे। राज्य और केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं महिलाओं से सीधा कनेक्शन बना रही हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जिंदगी आसान बनाने के लिए पिछली भूपेश बघेल सरकार में कई योजनाएं शुरू हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनावों में कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। बीजेपी के विष्णुदेव साय सरकार भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं से लगातार जुड़ने और उनकी जिंदगी में बदलाव की कोशिश कर रही है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। महतारी बंधन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है।
राजस्थान के करीब 5 करोड़ 11 लाख वोटर्स में से महिलाएं 2 करोड़ 66 लाख हैं। अशोक गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना तक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तक के जरिए प्रदेश की महिलाओं से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश हुई। वहीं बीजेपी राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे कर महिलाओं के बेहतर कल का वादा करती रही। केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाती रही। गहलोत की जादुई योजनाओं पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी और राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। राजस्थान का भी हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छा कांग्रेस आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का बीच में बहुत कम फीसदी डिफरेंस है। इस वजह से कोई भी आ सकते हैं, बीजेपी आ सकती है, नहीं तो कांग्रेस भी आ सकती, ऐसा होता था। और अशोक गहलोत भी अच्छा काम करता था, फिर भी वो राजस्थान और मध्य प्रदेश वो उधर दोनों जगह में, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा क्यों नहीं आ सकते हैं। इतना कम फीसदी डिफरेंस है, फिर भी आने का क्या कमी है। 2040 तक तेलंगाना का हर परिवार 31,500 रुपए कर्जा उतारेगा। तेलंगाना में महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस ने हर महीने 2,500 रुपए, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया। तेलंगाना की महिलाओं ने कांग्रेस के वादे पर भरोसा किया और रेवंत रेड्डी प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। शपथ लेने के 2 दिनों के भीतर प्रदेश की महिलाओं से किए 2 वादे पर अमल हुआ। पहला, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा और दूसरा, स्वास्थ्य बीमा सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करना। महिलाएं एक बड़ा और टिकाऊ वोट बैंक बन चुकी हैं, जो बहुत सोच समझकर अपने वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं। महिलाएं अपना वोट ऐसे राजनीतिक दल को देना चाहती हैं जो सत्ता में आने के बाद उनकी जिंदगी और रोजमर्रा की चुनौतियों को आसान बनाने में मददगार की भूमिका में रहे, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का ख्याल रखे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में अक्सर जिक्र करते हैं कि आम महिला की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान के लिए उनकी सरकार ने क्या क्या किया है। हर घर शौचालय से उज्ज्वला योजना तक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सुकन्या समृद्धि तक, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने जैसी बातें गिनाते और बताते हैं। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 1/3 प्रतिनिधित्व देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास हो चुका है। पंचायत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का रास्ता पहले से खुला हुआ है। आज देश की सामान्य महिला के भीतर राजनीतिक चेतना बढ़ी है, जिसमें वो अपने नफा नुकसान के हिसाब से वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि उत्तर से दक्षिण तक महिलाओं को एक बहुत मजबूत वोट बैंक के रूप में देखने की राजनीतिक संस्कृति बढ़ी है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। करीब 2 साल पहले यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए महिला वोटरों पर खास तौर से फोकस किया। प्रियंका गांधी की इस रणनीति के तहत महिलाओं को 40% टिकट दिए गए। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने महिलाओं पर खास तौर से फोकस किया था। भले ही यूपी और पंजाब चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को भी महिलाओं के मुद्दे पर खास तवज्जो देने के लिए मजबूर कर दिया। साइलेंट वोटर अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि महिला वोटर बीजेपी की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर हैं। देश के कई हिस्सों के सामाजिक समीकरणों के आधार पर पॉलिटिकल पंडितों ने भविष्यवाणी कुछ और की, लेकिन खिला प्रचंड बहुमत से कमल। इसके पीछे बड़ी वजह वहां के साइलेंट वोटर यानी महिलाओं को माना गया। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से घर घर शौचालय बने
उज्ज्वला योजना की वजह से धुएं के घुटन से आजादी मिली। 3 तलाक पर मोदी सरकार कानून लेकर आई। केंद्र से राज्य सरकार तक की योजनाओं का फायदा सीधे महिलाओं के खाते में जाने लगा। इससे महिला लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ जो अपनी जिंदगी में आए बदलावों के हिसाब से अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं पर खास तौर से फोकस किया। बदली रणनीति के हिसाब से 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए गए। कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी नौकरियों में 40 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात की गई। स्कूटी और स्मार्टफोन देने जैसा वादा किया गया, लेकिन यूपी की सत्ता से कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस की नीति में बदलाव का असर इतना जरूर हुआ कि दूसरी पार्टियों को भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर खुलकर आगे आना पड़ा। प्रियंका गांधी वड्रा ने जो 40% टिकटों का मुहिम की थी और सफल नहीं हुई क्योंकि पार्टी जीती नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ बहुत ही अहम मुद्दा था जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी कभी एमवाई यानी मुस्लिम प्लस यादव यानी जातीय समीकरण के आधार पर सत्ता हासिल करने का दाव आगे बढ़ाती थी। उसके लिए 2022 में एम मतलब महिला और वाई मतलब यूथ भी हो गया। यूपी की बदली सियासी हवा का असर उसी दौर में उत्तराखंड और पंजाब में चुनावी अखाड़े में भी दिखा। बाद में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से महिला वोटर्स को साधने के लिए कई लुभावने वादे किए। पिछले कुछ वर्षों के भीतर महिलाओं को एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां देखने लगी हैं। उनसे जुड़े मुद्दों को चुनावी अखाड़े में जोर शोर से उठाया जाने लगा है। सत्ता में आने के बाद महिलाओं की जिंदगी आसान बनाने और उनकी चुनौतियां कम करने का दबाव सरकारों पर बढ़ा है। महिलाएं बहुत सोच समझकर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के वोट का बड़ा हिस्सा उस राजनीतिक पार्टी के खाते में जा रहा है जो उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS की स्टडी के मुताबिक 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी को 49% वोट मिले, जिसमें से महिला वोटरों की तादाद 51% थी। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के दौरान महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत तेजी से बढ़ा है, जो अब पुरुषों के बराबर करीबन बराबर आ चुका है। साल 1962 में पुरुष वोटरों का टर्नआउट 63.3% था तो महिलाओं का 46.6%। मतलब पुरुष और महिला वोटरों के बीच 16.7% का गैप था। ये अंतर 1991 में घटकर 10.2% आ गया और 2019 में यह अंतर 0.4% रह गया। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि आज़ादी के अमृतकाल में भी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। 542 सदस्यों वाली लोकसभा में 78 महिलाएं हैं, मतलब 78 महिलाएं हैं। भले ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देने के लिए बना नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बन चुका है, जिसके 2029 में लागू होने की उम्मीद है, पर राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में अभी भी हिचकते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। भले ही नारी शक्ति वंदन विधेयक अब कानून बन चुका है, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं के भीतर महिलाओं की 1/3 मौजूदगी के लिए अभी 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित होगी और कौन सी सामान्य कैटेगरी में जाएंगी, कौन कौन सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। बहुत मुश्किल से अभी लोकसभा में 13.4 है परसेंट और राज्यसभा में 13.9% है, तो इनको कम से कम 1/3 रिजर्वेशन तो अभी किया हुआ है, लेकिन अभी वो 3 साल के बाद आएगा।
तो इसका कोई वो मून को दिखाए कि वो देखो मून देखो अभी आपको बाद में मिलेगा, ऐसे कर रहे हैं। देश की महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बड़ी पहल राजीव गांधी के दौर में शुरू हुई, जिसका नतीजा रहा संविधान का 73वां संशोधन। इसके जरिए पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला। गांव की तरक्की से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भूमिका मुखर होकर सामने आने लगी। ये भी आरोप लगे कि पंचायत में महिला प्रतिनिधियों का काम उनके परिवार के पुरुष करते हैं, लेकिन वक्त के साथ पंचायती राज में एंट्री ने महिलाओं को सशक्त किया। घर की चार दीवारी से बाहर सार्वजनिक हित से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका धीरे धीरे बढ़ाया। फिलहाल देश के कई राज्यों में तो पंचायतों में आरक्षण की सीमा 50% तक है। 1992 में वो पंचायत राज का लॉ आया, उसके बाद 1 मिलियन का वीमेन सरपंचेस हो गई है। उसको थोड़ा थोड़ा करके अभी अच्छा हो रहा है। भारत में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम नीचे से ऊपर यानी पंचायत से संसद की ओर हुआ है। भले ही आजादी के साथ ही महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, लेकिन संसद में गिनती की महिलाएं ही पहुंच पाई हैं। पार्टियों में है पॉलिटिकल पेट्रियार्की जिसको हम कहते हैं, लेकिन तो ऐसे वो नहीं चाहते कि आप हमारे बदले आप किसी महिला को सीट दे, है ना। तो लेकिन अगर विमेंस रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, क्योंकि ये एक एक्ट है, ये एक पार्लियामेंट का एक्ट है, कानून है, इसमें आपको देना ही पड़ेगा। आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में सिर्फ 22 महिलाएं लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। वहीं 2019 में ये संख्या बढ़कर 78 तक ही पहुंच पाई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां महिला वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। राजनीतिक दल आधी आबादी को एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, उनका वोट चाहते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान महिलाओं को टिकट देने में हिचकते हैं। भारतीय लोकतंत्र और यहाँ की चुनावी राजनीति उस दौर से बहुत आगे निकल चुकी है जिसमें महिलाओं की पहचान किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की मां के रूप में होती थी। महिलाओं का वोट उसी को जाता था जहां परिवार का पुरुष चाहता था। 1980-90 के दशक में अक्सर कहा जाता था कि अगर बेटी पढ़ लेगी तो क्या होगा, उसे घर ही तो संभालना होगा। लेकिन उन्हीं पढ़ी लिखी महिलाओं ने अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया कि आज पुरुषों के वर्चस्व वाले हर क्षेत्र में महिलाओं की दमदार मौजूदगी दिख रही है। चाहे फाइटर जेट उड़ाना हो या फॉरवर्ड पोस्ट में सरहद की निगहबानी हो, चाहे मिसाइल बनाना हो या बिजनेस बढ़ाना, महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। इतना ही नहीं, ये महिलाएं और बेटियां एक मुखर और बड़ा वोट बैंक बन गई हैं, जो स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद का इजहार ईवीएम पर बटन दबाकर कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को महिला वोटरों से बड़ी संभावना दिख रही है। संभवतः इसीलिए महिला वोटरों को लुभाने के लिए हर महीने मुफ्त राशन से कैश मदद तक, मुफ्त दवाई से बच्चों के मुफ्त पढ़ाई तक जैसी योजनाएं तूफानी रफ्तार से चलाई जा रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान महिला वोटरों को लुभाने के लिए नए नए वायदे भी सुनाए दें। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।